हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। इनके Q3 के अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है, उसके साथ साथ सबसे पहले तो इनके बिजनेस मॉडल को आसान भाषा में आपको समझा दूंगा और आने वाले 2 से 3 साल में कंपनी का कैपेक्स को लेके क्या प्लान है, कंपनी ग्रोथ को लेके किन ड्राइवर्स के ऊपर यहाँ पे निर्भर है और उसके साथ साथ फ्यूचर आउटलुक और कैपेक्स के साथ साथ हमको ग्रोथ यहाँ पे एस्टिमेट हो रही है या नहीं, वो सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही में वो चीज भी आप लोगों के लिए क्लियर कर लूंगा कि एज एन इन्वेस्टर ये गिरावट के अंदर आप लोगों को ऐसे कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर स्पेसिफिकली आप लोग यथार्थ के अंदर एज एन इन्वेस्टर न्यू एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर आपके एग्जिस्टिंग जो मतलब पोजीशन है उसको बढ़ाने का सोच रहे हो, तो आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं, वो सारे डिसीजंस आपके जो है वो मैं आपको इस वीडियो में आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में जो भी हम लोग बातें करेंगे वो इंफॉर्मेशन को लेके करेंगे। जो बातें हम लोग करने वाले हैं वो कंपनी के ग्रोथ को लेके करेंगे, बिजनेस मॉडल को लेके करेंगे। यहाँ पे मैं जो भी चीजें बात मतलब आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो यहाँ पे किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये सारी चीजें एस्टिमेशंस के ऊपर होते हैं और उसके लिए आपको कंपनी को कंटिन्यू जो है वो ट्रैक करना पड़ता है। आप लोग ये वीडियो देख के इन्वेस्ट कर लिए और फिर यहाँ पे छोड़ दिया अपना इन्वेस्टमेंट, तो आगे जाके आप लोगों को लॉस भी हो सकता है अगर कंपनी में कुछ दिक्कत होती है तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल की। तो देखो, बेसिकली ये लोग एक हॉस्पिटल चेन है। ये लोग अपने नए हॉस्पिटल बनाते हैं और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इनके होते हैं, फोटो में जैसे आप लोग देख भी सकते हो। सुपर स्पेशलिस्ट और मल्टी स्पेशलिस्ट इनके यहाँ पे हॉस्पिटल हमको देखने को मिलते हैं। और मेनली यहाँ पे इनका अगर बात करें तो हॉस्पिटल खोलने का जो मतलब अप्रोच है वो यहाँ पे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। मतलब ये पूरे इंडिया में फैले हुए नहीं है। सबसे पहले एक यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन में ये लोग ग्रो कर रहे हैं, जैसे नोएडा, चंडीगढ़ और नॉर्थ दिल्ली का जो यहाँ पे विस्तार है नोएडा साइड का, ठीक है, वहां पे ये लोग ज्यादा अपने आप को ग्रो कर रहे हैं दिल्ली और नोएडा वाले विस्तार में, ठीक है। एकदम से हर जगह हॉस्पिटल नहीं खोल रहे, एक स्पेसिफिक एरिया में ग्रो होने के बाद धीरे धीरे अपना जो यहाँ पे जियोग्राफी है उसको ग्रो करने का कंपनी का यहाँ पे अप्रोच है। और इनका यहाँ पे मान लीजिए ये हेल्थ केयर सेक्टर का वो प्लेयर है जो ऐसे जगह में जाता है जहां पे वो जगह तो डेवलपिंग हो रही है, वहां पे लोग अभी नहीं बसे, लेकिन धीरे धीरे वहां पे लोग बस रहे हैं और वहां पे अच्छे हेल्थ केयर सेक्टर की जो है वो कमी है, वहां पे लोग अपने हॉस्पिटल ज्यादा खोलते हैं। मतलब फुटफॉल अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोग वहां पे बस रहे। जैसे कि जवाई एयरपोर्ट के पास इनका नया हॉस्पिटल जो है वो लॉन्च हुआ, तो वहां पे क्या है, अभी तो इतने लोग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो जो एरिया है वो डेवलपिंग हो रहा है। तो ऐसे जगह पे लोग हॉस्पिटल खोलते हैं जहां पे अभी तो लोग नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब लोग नहीं है इन द सेंस के बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो एरिया है वो डेवलपिंग एरिया है और वहां पे जो है वो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और वहां पे अच्छे हेल्थ केयर सेक्टर की जो है वो कमी है, ठीक है। उसके साथ अगर बात करें यहाँ पे, तो इनके जो हॉस्पिटल्स है उसमें एडवांस लेवल के टेक्नोलॉजीज होते हैं। तो जो कस्टमर होता है या फिर कह लीजिए पेशेंट होता है, उनको एडवांस सर्जरीज के लिए या फिर एडवांस मेडिकल फैसिलिटी के लिए कहीं पे जाना नहीं पड़ता, एक ही हॉस्पिटल में सब कुछ उनको यहाँ पे मिलता रहता है। एक्सपीरियंस डॉक्टर है इनके, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज जो होते हैं वो इनके यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ पे वहीं पे फुलफिल इनके सारे जो सर्विसेज है कस्टमर के पेशेंट के लिए वो हो जाता है। क्रिटिकल केयर सेंटर भी होता है इनके हॉस्पिटल में। एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका जो मतलब हॉस्पिटल है वो एफोर्डेबल लग्जरी है, ठीक है। मतलब हॉस्पिटल में सर्विसेज तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो चार्जेस है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। वो स्ट्रेटेजी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। Q3 में किस तरीके के अपडेट सबको देखने को मिले, किस तरीके के नंबर्स हम लोगों को कंपनी डिलीवर करती हुई दिखी, तो कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टर, ठीक है, आईपीओ से लेके अभी तक का सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला जो क्वार्टर है वो डिलीवर किया Q3 के अंदर। 46% की ग्रोथ हम लोगों को वहां पे देखने को मिल गई, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पे, तो वो इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस था। कोई भी हॉस्पिटल सेक्टर का जो स्टॉक है वो लिस्टेड है, उन्होंने 46% से ज्यादा की ग्रोथ नहीं दिखाई है। तो सभी जो हॉस्पिटल कंपनीज लिस्टेड है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर किसी ने दिखाई थी तो वो यथार्थ था, 46% की यहाँ पे ग्रोथ। तो वहां से आप लोग देख सकते हो कि कंपनी का एग्जीक्यूशन किस लेवल पर है और किस तरीके से यहाँ पे कंपनी अपने प्रॉमिस को एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है।
दूसरी बात अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इनके दो न्यू हॉस्पिटल यहाँ पे Q3 में ऑपरेशनल हो गए। उनका जो रेवेन्यू था वो यहाँ पे दो नए हॉस्पिटल, और ठीक है Q3 के अंदर हम लोगों को डिलीवर उसके नंबर होते हुए दिखे। ठीक है, और बहुत अच्छे से उन हॉस्पिटल्स ने पहले 2 महीने में ही बहुत अच्छे से डिलीवर किया, और टोटल रेवेन्यू का लगभग 9% जो है वो न्यू दिल्ली और फरीदाबाद हॉस्पिटल ने यहाँ पे हम लोगों को डिलीवर करते हुए दिखे। ठीक है, और फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल है वो अपना मंथली रेवेन्यू 7 to 8 टाइम, ये तो Q3 के अंदर अपडेट था। अब तो 2-3 महीने उस चीज को हो चुके हैं, तो और भी चीजें वहां पे हमको इम्प्रूव होते हुए Q4 में दिख सकती है। तो कह सकते हैं फरीदाबाद का जो हॉस्पिटल है वो मंथली यहाँ पे 7 to 9 करोड़ का रेवेन्यू करने लगा है विद इन स्टार्ट ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, और उसके साथ साथ न्यू दिल्ली वाला जो हॉस्पिटल है वो 5 करोड़ का मंथली सेल करने लगा है। ठीक है, तो मतलब फरीदाबाद, न्यू दिल्ली और फरीदाबाद के दो नए हॉस्पिटल कंपनी ने खोले Q3 के अंदर। उनमें से अगर बात करें तो फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल है वो 7 से 9 करोड़ का रेवेन्यू करने लगा मंथली बेस पर, और जो न्यू दिल्ली वाला जो मतलब हॉस्पिटल है वो 5 करोड़ का मंथली रेवेन्यू डिलीवर करने लगा। ठीक है, और ये दोनों हॉस्पिटल का जो मतलब रेवेन्यू है वो टोटली कैश से आता है और इंश्योरेंस से आता है, गवर्नमेंट से नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट वाला जो पोर्शन है वो कंपनी रिड्यूस कर रही है, उसकी आगे बात भी करेंगे। तो कैश मतलब इससे फायदा क्या है कि जो कंपनी को कैश जनरेट करने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको पता है वहां पे फिर रिसीवर्स, जो रिसीवेबल डेज है वो बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि इन दोनों हॉस्पिटल का, फरीदाबाद और न्यू दिल्ली दोनों हॉस्पिटल का जो रेवेन्यू है वो 100% रेवेन्यू कैश से आता है और इंश्योरेंस से आता है, तो कंपनी को वहां पे मार्जिन भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और कैश कन्वर्जेशन के लिए कंपनी को यहाँ पे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, रिसीवेबल्स ज्यादा यहाँ पे बढ़ते नहीं है कंपनी के। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, और धीरे धीरे जो गवर्नमेंट से रेवेन्यू आता है ना वो कंपनी कम ही कर रही है, तो आने वाले टाइम में जो रेवेन्यू मिक्स है उनका बहुत ही हेल्दी तरीके से चेंज हो रहा है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे, तो ये जो न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल है ना, जो नया इन्होंने Q3 के अंदर फरीदाबाद और न्यू दिल्ली दो नए हॉस्पिटल लॉन्च किए थे, उसमें से जो न्यू दिल्ली वाला इनका हॉस्पिटल है वो आरपो भी यहाँ पे जनरेट कर रहा है 40K का, और फरीदाबाद का जो यहाँ पे हॉस्पिटल है वो 36K का यहाँ पे आरपोप जनरेट कर रहा है। आरपोप क्या होता है आप लोगों को पता ही है, मतलब जो एवरेज एक बेड है उसके ऊपर एवरेज रेवेन्यू कितना कंपनी कमाती है उसका एक नंबर है। ठीक है, तो बहुत हेल्दी नंबर है। विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स ही, सॉरी 2 मंथ्स, 2 या 3 मंथ्स ही हुए हैं यहाँ पे कंपनी को ये दोनों हॉस्पिटल स्टार्ट किए हुए, और इतना अच्छा आरपोप यहाँ पे कंपनी के दोनों हॉस्पिटल कमा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आगरा का जो हॉस्पिटल है वो भी फुल्ली इंटीग्रेटेड हो चुका है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे, तो इनके जो नंबर्स है आगरा हॉस्पिटल के वो आप लोगों को यहाँ से Q4 में यहाँ पे हम लोगों को डिलीवर होते हुए दिखेंगे। ठीक है, फरीदाबाद और न्यू दिल्ली वाले हॉस्पिटल इन्होंने Q3 के अंदर अपने नंबर्स डिलीवर करना स्टार्ट किया। आगरा का जो हॉस्पिटल इनका स्टार्ट हुआ है उनके नंबर्स Q4 के अंदर डिलीवर होंगे। तो इसी कारण मैनेजमेंट ने क्या बोला Q3 के कॉल के अंदर, कि हमारा जो Q4 है ना वो ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू Q3, क्योंकि नया हॉस्पिटल आगरा का हॉस्पिटल हमारा ऐड हो जाएगा, तो उसका रेवेन्यू भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा Q4 के अंदर। तो Q4 का इनका जो रेवेन्यू है वो अच्छा होगा Q3 के कंपेयर में। ठीक है, ऐसा कंपनी का कहना है। ऑक्यूपेंसी का अपडेट अगर बात करें कि मतलब जो टोटल बेड है उसमें यहाँ पे बेड भरे हुए कितने रहते हैं। ठीक है, मतलब ये नंबर जितना ज्यादा उतना यहाँ पे एक हॉस्पिटल कंपनी के लिए ज्यादा बेहतर चीजें होती है। मतलब ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ पे हम लोग होटल सेक्टर और हॉस्पिटल सेक्टर में देखने को मिलता है हमको, मतलब इनके जो बेड है वो कितने बिजी रहते हैं उसकी बात की जा रही है। तो 67% का यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट है, और बहुत अच्छा ऑक्यूपेंसी रेट कहेंगे। और सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ पे नोएडा का जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पे 91% का वहां पे ऑक्यूपेंसी रेट हमको देखने को मिलता है। ग्रेटर नोएडा वाले हॉस्पिटल में 47% का, नोएडा एक्सटेंशन में 61% का, ये यहाँ पे थोड़ा सा कम है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें झांसी का इनका हॉस्पिटल जो 72% का ऑक्यूपेंसी रेट रजिस्टर्ड किया है, और नए जो हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली और फरीदाबाद, अभी तो भाई मतलब बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी जनरेट की है 43% की। ठीक है, और ये जो इनका नया हॉस्पिटल है ना, उसकी मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाँ, आरपोब अपडेट अब बात करते हैं। यहाँ पे जो इनका आरपोब है वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पर यहाँ पे 10% से इसमें इंप्रूवमेंट आया है, और एज ऑफ नाउ इनका यहाँ पे ओवरऑल जो आरपोब है, ओवरऑल एज अ कंपनी 33K का यहाँ पे आरपोब पर बेड जनरेट करती है कंपनी। ठीक है,
उसके अलावा अगर बात करें नोएडा एक्सटेंशन का सबसे हाईएस्ट रहता है, मतलब आरपीओ यहाँ पे ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन आरपीओ बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पे 44K का, जो कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 16% का हम लोगों को जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं Q&A अपडेट की। ठीक है, जब कॉन कॉल होता है तो सबसे पहले कंपनी यहाँ पे कमेंट्री देती है, और उन कमेंट्री के अपडेट्स हमने देख लिए, और उसके बाद यहाँ पे Q&A सेशन होता है, उसके अंदर कंपनी ने किस तरीके के अपडेट्स हम लोगों को देते हुए देखो, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इनका यहाँ पे 35% से जो है वो रेवेन्यू आया है गवर्नमेंट से। टोटल रेवेन्यू का 35% रेवेन्यू यहाँ पे गवर्नमेंट से आया है, और कंपनी कह रही है रिमेनिंग जो है, मतलब रिमेनिंग 75% रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे कैश और प्राइवेट इंश्योरेंस यानी कि टीपीए से आया है। ठीक है, अब कंपनी यहाँ पे कह रही है कि हम लोग जो है वो गवर्नमेंट मिक्स, मतलब गवर्नमेंट से जो रेवेन्यू आते हैं उसमें बहुत ज्यादा हम लोग जो है वो डिक्रीज, उसको रिड्यूस करते हुए दिख जाएंगे, और आने वाले 2 से 2.5 साल में जो ये नंबर है आप लोगों को अभी जो 35 दिख रहा है वो घट के हो जाएगा 25 to 28। मतलब गवर्नमेंट से जो मिक्स आ रहा है उसमें कंपनी बहुत ज्यादा कटौती कर रही है, क्योंकि इनको कैश जनरेट करना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कैपेक्स को लेके, कंपनी आने वाले टाइम में किस तरीके के कैपेक्स और एक्सपांशन देख रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छे ब्राउनफील्ड एक्सपांशन कंपनी कर रही है, और अगर बात करें देखो यहाँ से एज ऑफ नाउ कंपनी के जो है टोटल करीबन 2,500 के आसपास का इनका यहाँ पे बेड है, और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर कंपनी कह रही है कि नए 3,000 बेड हम लोग ऐड करेंगे, और आने वाले 2 या फिर 2.5-3 साल में यहाँ पे टोटल बेड कैपेसिटी हमारा हो जाएगा यहाँ से 5,000 का, 5 से 6 हजार का बोला है एग्जैक्टली। तो 3,000 नए बेड यहाँ पे कंपनी ऐड करने का सोच रही है आने वाले 2.5 से 3 साल में, और इस वजह से इनका जो यहाँ पे कह सकते हैं कि बेड कैपेसिटी अभी जो 3,000 का है वो 5 से 6 हजार के बीच में हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक्विजिशन कंटिन्यू रहेंगे, जो नए नए एक्विजिशन ये लोग कर रहे हैं, नए हॉस्पिटल यहाँ पे एक्वायर करके वहां पे अपना ब्रांडिंग करके नए हॉस्पिटल खोल रहे हैं, वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इनके पास बहुत अच्छी कैश पोजीशन है, बहुत अच्छा कैश है, और उसके अलावा यहाँ पे इंटरनल अप्रूवल के भी यहाँ पे इनके पास बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मतलब कह सकते हैं कैपेसिटी, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो ये थोड़ा बहुत डेट भी ले सकते हैं, डेट भी इनके ऊपर इतना कोई खास है नहीं। ठीक है, तो कैपेक्स को लेके कोई भी दिक्कत यहाँ पे होने नहीं वाली है। कैपेक्स किस तरीके से रहता है, तो पर बेड यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है ना, वहां पे पर बेड का कैपेक्स जो है वो 60 लाख का रहता है, जबकि नए हॉस्पिटल वहां पे क्योंकि लैंड का रेट यहाँ पे बढ़ जाता है, और नए हॉस्पिटल यहाँ पे लैंड थोड़ी सी क्योंकि महंगी आई है, तो वहां पे नया बेड इनको ऐड करना है, तो वहां पे 8 to 90 लाख का यहाँ पे खर्चा रहता है। ठीक है, बाकी अगर बात करें, अभी जैसा मैंने बताया यहाँ पे 2500 आसपास के बेड्स है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे आगरा का जो हॉस्पिटल नया यहाँ पे ऐड हुआ उसके भी 250 बेड यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, सॉरी 150 बेड यहाँ पे शायद ऑपरेशनल हुए आगरा के, और आने वाले 2 महीने में 250 बेड और यहाँ पे ऑपरेशनल होने थे, टोटल 400 बेड का कैपेसिटी आगरा हॉस्पिटल में। ये प्लान कर रहे हैं 5 से 6 हजार आने वाले 3 साल के अंदर। ठीक है, चलो हाँ, आगरा हॉस्पिटल का अपडेट प्रॉपर इन्होंने दिया था, तो उसके भी मैंने यहाँ पे स्लाइड्स बना दिए हैं। तो टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 400 बेड्स की कैपेसिटी है आगरा हॉस्पिटल की। अभी कितने ऑपरेशनल है, 150 ऑपरेशनल है, और ये नंबर 2 महीने में 250 होने वाला है। ठीक है, और एक्सपेक्टिंग है कि आने वाले 2 महीने में 50% का ऑक्यूपेंसी, मतलब ये Q4 में इनके नंबर भी ये लोग रजिस्टर्ड करेंगे आगरा के, तो उसमें देखेंगे हम लोग किस तरीके की ऑक्यूपेंसी जो 50% बताई है वो हुई है या नहीं। ठीक है, ये हमको ज्यादा देखना है, और ये सबसे बेहतर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हॉस्पिटल है इनका। ठीक है, आगरा हॉस्पिटल जो जहाँ पे है आगरा में, वहां पे अगर बात करें तो उसके 100 किलोमीटर आसपास इससे बेहतर हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, और यहाँ पे इस हॉस्पिटल में अच्छी स्पेस भी है। आने वाले टाइम में अगर इनको नए बेड ऐड करने या फिर उसी कह सकते हैं कि ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करना है, उसी हॉस्पिटल के अंदर नए बेड ऐड करने या फिर कोई और एक्सपेंशन करना है तो कर सकते हैं, स्पेस भी है इस हॉस्पिटल में ज्यादा। ठीक है, चलिए मेडिकल टूरिज्म इनके लिए एक अच्छा ग्रोथ ड्राइवर साबित हो सकता है, क्योंकि जो जेवर एयरपोर्ट या जवाहर एयरपोर्ट जो भी है, ठीक है, उसके पास इनका आगरा हॉस्पिटल आया है नया। ठीक है, तो कंपनी कह रही है कि नंबर नंबर बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। जो इंटरनेशनल टूरिज्म का जो चंक आता है कंपनी के लिए, मतलब मान लीजिए ये लोग जाते हैं कहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे इंडोनेशिया जाते हैं,
उसके अलावा अफगानिस्तान जाते हैं, उसके अलावा अगर बात करें बांग्लादेश जाते हैं, उसके अलावा ये जो साउथ ईस्ट एशिया जो साउथ एशिया की कंट्रीज हो गए, वहां पे जाते हैं, वहां पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे जाके कस्टमर्स को विजिट करते हैं, उनको अच्छी सर्विसेज ऑफर करते हैं और वहां से वो लोग इलाज के लिए इनके हॉस्पिटल में आते हैं, तो उसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो बहुत अच्छा इनको मार्जिन भी मिलते हैं उन कस्टमर्स की वजह से, और बहुत अच्छा फुटफॉल भी रहता है उसका। एज ऑफ नाउ कंपनी कह रही है ये नंबर बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ है, लेकिन स्टिल कंपनी के टोटल रेवेन्यू में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिंगल डिजिट में ही है। ठीक है, और कंपनी कह रही है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है ये लोग मेडिकल टूरिज्म का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए, वो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट है। नए नए जियोग्राफीज को जाके टच किया है, वहां पे जाके यहाँ पे बातचीत की है, मतलब नए नए जियोग्राफीज को यहाँ पे इन्होंने विजिट किया है, और कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में न्यू 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 जियोग्राफीज यहाँ पे, मतलब न्यू न्यू जो कंट्रीज है उनके जो पेशेंट्स है वो यहाँ पे आने लगेंगे, उनको सिर्फ यहाँ पे अब इनको जो है वो बेस बना चुके हैं, उसको सिर्फ यहाँ पे कैपिटलाइज करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे EBITDA मार्जिन की। ठीक है, तो कंपनी ने यहाँ पे जो है वो दो नए एडिशन किए लास्ट Q3 के अंदर। एक तो फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल इनका यहाँ पे ऐड हुआ, और उसके अलावा न्यू दिल्ली वाला जो है यहाँ पे हॉस्पिटल ऐड हुआ, और उसके बाद भी कंपनी का जो EBITDA था वो 25 के आसपास का था। ठीक है, लेकिन वो नए हॉस्पिटल दोनों को हटा दे तो इनका जो टोटल EBITDA मार्जिन है वो हो जाता है 28 to 29%। ऑल्दो कंपनी यहाँ पे प्रॉमिस किए हैं कि 25 आसपास का ही ये लोग जो है वो EBITDA मार्जिन रजिस्टर्ड करेंगे। अब ये आप लोगों को डिक्रीज लगेगा, आप लोग कहोगे कि भाई कंपनी पहले तो 28-29% का 30% का भी इवन EBITDA यहाँ पे रजिस्टर्ड करती थी, तो अब ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग 25% का ही EBITDA मार्जिन जो है वो मेंटेन करेंगे। तो क्या ये एक नेगेटिव बात है? जी बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं है। जिस एग्रेसिव पेस के साथ ये लोग अपने बेड एक्सपेंशन को कर रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे कैपेक्स कर रहे हैं, तो इतने ज्यादा एग्रेसिव कैपेक्स के बीच में आप लोग मार्जिन को इतने अच्छे से नहीं मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि न्यू हॉस्पिटल का जो चंक है आपका जैसे जैसे बढ़ेगा वो ऐसे तो स्टेब्लिश हो नहीं जाएंगे, जाके ऐसे ही बड़ा बड़ा रेवेन्यू आपको करके देंगे नहीं ऐसे ही, तो वो EBITDA पॉजिटिव हो नहीं जाएंगे, उनको थोड़ा सा टाइम तो चाहिएगा। उसी वजह से ये कंपनी कह रही है कि हम लोग 25% का EBITDA मार्जिन ही सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ पे Q3 के अंदर इनका जो EBITDA डिक्रीज होना था वो हो चुका, इससे आगे यहाँ पे EBITDA डिक्रीज अब नहीं होगा, अब थोड़ा सा इंप्रूव ही होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर, तो ये एक अच्छी बात है। उसके साथ अगर बात करें तो 24 to 25% का कंसोलिडेट लेवल पर ये लोग EBITDA मार्जिन सस्टेन करने का देख रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन को लेके यहाँ पे इनको सवाल पूछा गया कि बहुत सारे कंपटीशन, बहुत नए हॉस्पिटल यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, तो उससे क्या कंपनी के ग्रोथ के ऊपर कुछ फर्क हो सकता है? तो कंपनी ने बोला बिल्कुल भी नहीं, हम लोग कंपटीशन को हेल्दी समझते हैं। ठीक है, और ये मतलब जो टेरिटरी होती है उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। मतलब मान लीजिए नए टेरिटरी में इन्होंने हॉस्पिटल खोला, वहां पे 2-3 नए हॉस्पिटल और खुल गए। ठीक है, तो ये लोग कह रहे हैं कि वहां पे पेशेंट्स ज्यादा आएंगे तो हमारे हॉस्पिटल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो वो एक तरीके से अच्छा है इनके लिए, ये ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, और ये लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी ये चीज हमारे साथ हो चुकी है, हमने जहाँ पे हॉस्पिटल खोला था वहां पे अच्छे 2-3 नए हॉस्पिटल नए अच्छे ब्रांड के साथ आ चुके हैं, लेकिन स्टिल हम लोग 30% का हमारा जो ग्रोथ का टारगेट है उसको बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। भाई बात तो हो गई, ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनी है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। ठीक है, अभी तो बहुत अच्छा कंपनी डिलीवर कर रही है, लेकिन वैल्यूएशन क्या है भाई वो दिखाओ हमको। ठीक है, तो देखो एज ऑफ नाउ कंपनी ने 9 मंथ के अंदर यहाँ पे टोटल 850 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया था। 857 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने टोटल 9 मंथ्स के अंदर किया था। ठीक है, और पैट किया था यहाँ पे 126 करोड़ का। ठीक है, तो 857 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया टोटल Q3 तक, मतलब टोटल 9 मंथ्स के अंदर, और जो पैट किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 126 करोड़। ठीक है, अब कंपनी यहाँ पे प्रॉमिस किए हैं कि इनका जो Q4 है वो ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू Q3 के अंदर इन्होंने टोटल यहाँ पे 43 अराउंड यहाँ पे 43 करोड़ का हमको पैट करते हुए दिख गए। ठीक है, तो अगर हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि 45 करोड़ का पैट बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नंबर हम लोग ले रहे हैं, अगर करते हैं लोग 45 करोड़ का पैट इन Q4,
तो यहाँ पे टोटल पैट हो जाएगा कंपनी का फॉर द FY26 वुड बी अराउंड 170 करोड़, ठीक है। और उसके बेस पर 170 करोड़ के बेस पर हम लोग इनका फॉरवर्ड वैल्यूएशन निकालते हैं। तो कंपनी का एज ऑफ नाउ मार्केट कैप, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कल के दिन के अंदर कंपनी के अंदर 7 से 8% की तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद जो मार्केट कैप है इनका वो हो चुका है यहाँ पे 6,423 करोड़ का, ठीक है। ये नंबर बदलता रहेगा तो आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फिर अपना कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यही मार्केट कैप लेते हैं तो अगर 170 पैट को यहाँ पे डिवाइड करते हैं विद द 1436 करोड़, तो कंपनी का फॉरवर्ड पी निकल के आता है 37 का, ठीक है। तो FY26 के लिए कंपनी का यहाँ पे जो पी निकल के आता है वो 37 का है, ठीक है। तो 30 to 35% के ग्रोथ के लिए जो है वो 37 का पी देना नॉट अ बैड डील, ठीक है। पैग रेशियो इनका कितना निकल के आता है, पैग रेशियो की बात करें तो इट वुड बी अराउंड 1 आसपास, ठीक है। तो एक आसपास का पैग रेशियो, दिस इज गुड डील। और कंपनी अगर एग्जीक्यूट इतने अच्छे से कंटिन्यू करती रही तो ये जो पैग रेशियो है वो डिक्रीज भी होगा। लेकिन अभी FY26 के बेस पर जो वैल्यूएशन इनका निकालना वो मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि एक ही क्वार्टर बाकी है, आप लोग क्या ही फॉरवर्ड वैल्यूएशन लोगे। तो मैं जो फॉरवर्ड वैल्यूएशन लूंगा वो लूंगा मैं FY27 के लिए, ठीक है। और FY27 के लिए अगर मैं इनका यहाँ पे 30% का पैट में सिर्फ ग्रोथ यहाँ पे एस्टिमेट करूं, मुझे बिलीव है कंपनी यहाँ पे, क्योंकि इनके जो न्यू हॉस्पिटल है वो मैच्योर भी हो जाएंगे आफ्टर 1 ईयर। तो अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव रहता हूँ, हो सकता है 250 ही कर दे, हो सकता है यहाँ पे 270 का पैट कर दे कंपनी। बहुत अच्छे ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिले, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिलना है कंपनी को। जो एक्जिस्टिंग हॉस्पिटल है जो इबिटा पॉजिटिव नहीं हुए हैं वो आने वाले टाइम में डिलीवर करने ही वाले हैं, ठीक है। स्टिल मैंने बहुत कंजर्वेटिव केवल यहाँ पे 30% का इनका यहाँ पे पैट का ग्रोथ मैंने लिया है। तो FY27 के लिए इनका पैट निकल के आता है 220 करोड़ का, और पी निकल के आता है यहाँ पे 29 का, ठीक है। तो एक से भी कम का यहाँ पे हम लोगों को पेग रेशियो देखने को मिल जाता है फॉर द FY27, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपका इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेने के लिए, हेल्प करने के लिए वीडियो है। किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। हो सकता है यथार्थ हॉस्पिटल किसी के लिए बहुत अच्छी डील हो, उसके पोर्टफोलियो में जो है वो टॉप की होल्डिंग हो, लेकिन आपके डिसीजन के अकॉर्डिंग आपको यथार्थ हॉस्पिटल एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना दिख रही हो, ठीक है। तो हमेशा अपना डिसीजन खुद लीजिए। और क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर आप लोग एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हो तो क्वार्टरली ट्रैक करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों बन जाता है, क्योंकि चीजें बदल जाती है। मान लो कि अभी जो कंपनी ने बोला है वो आने वाले टाइम में चीजें बदल जाए, क्वार्टर 4 में कंपनी बोले नहीं भाई हम अब 30% से ग्रो नहीं करेंगे, 25% से ग्रो करेंगे, तो वहां पे आपको अपना पोजीशन कम करना पड़ेगा या फिर वहां से निकलना पड़ेगा। तो एक्टिवली ट्रैक करना कंपनीज को बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप लोग एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हो तो ये सारी चीजों को कंटिन्यू जो है वो लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाकी क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स है वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। और किस तरीके के वीडियोस आप लोगों को चाहिए कमेंट्स के अंदर बताइएगा, ठीक है। और प्रेजेंटेशन किस तरीके का है, किस तरीके की चीजें हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, नए हैं इस फील्ड के अंदर तो किस तरीके की चीजें आप लोगों को यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहती है हमसे, वो जरूर मेरे को बताइएगा, ठीक है। बाकी कमेंट्स के अंदर वीडियो कैसा लगा उसका भी फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।